तो जैसा कि आप लोग को मैंने सुबह में एक थ्योरी पेपर दिया था कंसेप्ट वाला, उसमें मैंने बता रखा है कि आपका शाम के 7 बजे जो है आपका आएगा एमसीक्यू। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि शाम का 7 बजे थोड़ा सा लेट हो जाता है। ये आपको 6 बजे ही एमसीक्यू का वीडियो शाम को 6 बजे ही मिलेगा। ठीक है, सुबह 7 बजे कॉन्सेप्ट थ्योरी का डलेगा प्रतिदिन एक वीडियो, और प्रतिदिन एक वीडियो एमसीक्यू का, जिसमें आपको 50 एमसीक्यू देखने को मिलेगा। यह शाम के 6 बजे आपको लाइव हो जाएगा। ठीक है, आप लोग आकर प्रतिदिन प्रैक्टिस करेंगे। मैं विदाउट आंसर दूंगा, जिससे आप अपने को खुद को आंक सके कि आप कितना सही कर पा रहे हैं इस 50 में। ठीक है, इस 50 में जिस प्रकार के लेवल का मैं क्वेश्चन लाऊंगा, अगर आप इसमें 50 में 35 से कम अगर आप सही करते हैं तो फिर समझिए आपकी तैयारी बेहतर नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला कह रहा है एक एडल्ट का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, एकदम 0 से स्टार्ट करेंगे, प्रत्येक दिन अलग अलग लेवल का एमसीक्यू आएगा। समझ रहे हैं? तो एक बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर एडल्ट में कितना होता है आप लोग को पता होना चाहिए। कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगर फ़ारेनहाइट में रहेगा तो कितना होगा? 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, याद रखिएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ। यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, निम्न में से मेंटली हेल्दी व्यक्ति का लक्षण नहीं है। देखिए, मेंटली हेल्दी क्या होता है? मेंटली हेल्दी होता है जो मानसिक रूप से ठीक हो, बिल्कुल स्वस्थ हो मानसिक रूप से, क्योंकि आप पढ़े हैं मानसिक भी एक बीमारी होता है, मानसिक अस्वस्थ भी एक बीमारी होता है। तो मेंटली हेल्दी जो मानसिक रूप से स्वस्थ होगा, उसका लक्षण क्या होगा? अच्छा लक्षण होगा, सब चीज़ अच्छा कर पाएगा। लेकिन अगर मेंटली रूप से हेल्दी नहीं है तो जो भी करेगा गलत ही करेगा। ठीक है ना? तो इमोशनली स्टेबिलिटी, यानी एक मेंटली हेल्दी पर्सन में इमोशन स्टेबल होता है, स्थिरता होता है, यानी वो भावनाओं में जल्दी नहीं बहता है। तो ये आपका हो गया लक्षण है। उसमें समायोजन भी पाया जाता है, एडजस्टेबिलिटी, तो ये भी आपका होगा लक्षण। अब्सेंस ऑफ एक्सट्रीमिजी, ठीक है, और नन ऑफ अबव। तो देखिए, एक व्यक्ति जो मेंटली रूप से हेल्दी हो उसमें ये तीनों लक्षण पाए जाएंगे, लेकिन नहीं पूछ रहा है तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें ये लक्षण न हो। ठीक है, सही। आगे बढ़ता हूँ। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डे 28 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है? 28 जुलाई को कौन सा सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए। 4 ऑप्शन है आपका, इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? हेपेटाइटिस डे होगा, टीबी डे होगा, पोलियो डे होगा, या डायबिटीज़ डे होगा। तो राइट आंसर आपका 3 का ऑप्शन नंबर ए होगा, हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई। ठीक है, याद रखिएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ यहाँ पे माय डियर। तो चौथा क्वेश्चन कह रहा है, टीकाकरण सेवाएं, इम्यूनाइजेशन जो सर्विस है, यह किस प्रकार की हेल्थ सर्विस में शामिल है? मतलब अलग अलग, जैसे इंजेक्शन देना, दवाई देना, सर्जरी करना, उसी प्रकार से आपका इम्यूनाइजेशन टीकाकरण जो लगाया जाता है एक किस प्रकार के स्वास्थ्य सेवा में शामिल है? क्या वह प्रोमोटिव है, क्या वह प्रिवेंटिव है, क्या वह थेरेप्यूटिक है, या रिहेबिलिटेटिव है? ठीक है, प्रोमोटिव मतलब होता है स्वास्थ्य को बेहतर बनाना। ठीक है, प्रिवेंटिव मतलब होता है कि वैसा उपाय जहाँ पे हम रोकथाम करने के लिए करते हैं तो प्रिवेंटिव होगा। थेरेप्यूटिक होता है उपचार के उद्देश्य से, ठीक है, जैसे सर्जरी वगैरह। और रिहेबिलिटेटिव होता है कि व्यक्ति को एक नॉर्मल लाइफ में लाने के लिए उससे ट्रेनिंग किया जाता है, तो रिहेबिलिटेटिव होता है। समझ गए? अलग रखना और उसे ट्रेनेट करना है। तो टीकाकरण जो सेवा होता है, जैसे बीसीजी का टीका, बीसीजी के टीका बच्चे में ही क्यों दिया जाता है एट बर्थ टाइम? इसीलिए दिया जाता है ताकि आगे टीबी से बचाव हो सके। ठीक है, टीबी से सुरक्षा मिल सके। पोलियो क्यों दिया जाता है खुराक? ताकि पोलियो बीमारी से बचा जा सके, यानी सुरक्षात्मक होता है, वो रोकथाम वाला होता है। तो टीकाकरण सेवा आपका एक प्रिवेंटिव है, रोकथाम वाला है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 5वां है, देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा नेशनल प्रोग्राम जो है आपका 1962 में स्टार्ट हुआ था? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कौन सा प्रोग्राम 1962 में स्टार्ट की गई थी? ठीक है, 4 ऑप्शन है। क्या वह राष्ट्रीय एड्स कार्यक्रम, या फिर राष्ट्रीय जो रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम है, क्या ये शुरू हुआ, या फिर नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, या फिर राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम? इन चारों में कौन जो है आपका शुरुआत हुआ? ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये जो आपका संशोधित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम है, जिसे हम लोग रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम कहते हैं, यह आपका 1962 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ। यहाँ पे 6ठा क्वेश्चन है, नवजात नियोनेट से आप क्या समझते हैं? देखिए, आपसे क्वेश्चन में पूछेगा नवजात शिशु, ठीक है, आपसे पूछेगा इन्फेंट,
समझ गए, शिशु के बारे में, आपसे एडोलेसेंट के बारे में पूछ सकता है, समझ गए। अलग अलग एज ग्रुप बनाया गया है। तो नवजात शिशु का मतलब होता है जो नए नए जन्मे बच्चा हो, 0 से 7 दिन, 0 से 28 दिन, 0 से 1 दिन और 1 से 3 दिन, ठीक है। देखिए, टोडलर कहेगा तो 1 से 3 वर्ष होगा, टोडलर कहेगा तो। अगर आपको नवजात बच्चा कहेगा तो 0 से 28 दिन का जो बच्चा होगा नवजात में। अगर इन्फेंट शिशु के कहेगा तो 0 से 1 दिन, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे 7वां क्वेश्चन है माय डियर, देख लीजिए, 6ठा के बाद 7वां क्वेश्चन है, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? विश्व थैलेसीमिया दिवस, ऑप्शन है 8 अगस्त, ऑप्शन है 21 मार्च, ऑप्शन है 12 अक्टूबर, ऑप्शन है 8 मई। तो जो विश्व थैलेसीमिया दिवस है वह अपन कब मनाते हैं? 8 मई को, ठीक है, 8 मई को। ओके, आगे बढ़ता हूँ। 8वां क्वेश्चन माय डियर है, निम्न में से ऑर्गेन में डाइजेशन नहीं होता है, मतलब किस अंग में डाइजेशन, पाचन नहीं होता है? अमाशय में होता है, इलियम छोटी आंत का भाग है, होगा, ठीक है, ड्यूडेनम में भी होगा, लेकिन किस में नहीं होगा? ईसोफेगस में नहीं होगा, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ, यहाँ पे निम्न में से क्रेनियल गुहा में पाए जाने वाला ऑर्गेन कौन है? क्रेनियल कहाँ पे होता है? आपको पता होगा, क्रेनियल बोन, क्रेनियल कैविटी कहाँ पे होगा? ब्रेन में, ब्रेन जो स्कल होता है, मस्तिष्क, वहाँ पे होता है। ब्रेन, लंग्स, किडनी, यूटेरस, तो आपको पता होना चाहिए आपका जो लंग्स है थोरेटिक कैविटी में है, किडनी जो है आपका कहाँ पे है? किडनी आपका एब्डोमिनल कैविटी में है, यूट्रस आपका पेल्विक कैविटी में है, पता होनी चाहिए। एंड जो ब्रेन है वह क्रेनियल कैविटी का भाग है, ठीक है, याद रखिएगा। एकदम अच्छे से आप लोग समझते चलिए। आगे का क्वेश्चन है, ह्यूमन में फेफड़ों की कुल क्षमता यानी टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है? ठीक है ना, हमारा फेफड़ा का कैपेसिटी कितना है, ये कैपेसिटी बताना है, ठीक है। देखिए, कैपेसिटी में चलिएगा आप लोग, 6000 ml, 3000 ml, ठीक है, 4000 ml एंड 5000 ml। तो फेफड़ों की कुल क्षमता अगर आपसे पूछे तो राइट आंसर ऑप्शन है 6000 ml, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे मैं बढ़ता हूँ, यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से पेल्विस में पाए जाने वाली बोन कौन सा है? इनमें पेल्विस में पाई जाने वाली बोन कौन सा है? फ्रंटल होगा नहीं, अल्ना होगा नहीं, टिबिया होगा नहीं। तो जो इलियम है ये अपना जो है क्या है? यह आपका पेल्विस में पाए जाने वाला बोन है, ठीक है, याद रखिएगा। फ्रंटल मस्तिष्क में पाया जाता है, टिबिया पैर में पाया जाता है, ये सब चीज़ें ध्यान में रखिए, ये सब कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से ब्लड ग्रुप ए के बारे में ट्रू सेंटेंस है, यानी ब्लड ग्रुप ए के बारे में सत्य क्या है जो इसमें दिए गए हैं, ये पूछ रहा है। केवल ए एंटीजन पाया जाता है, समझिए, इसमें केवल बी एंटीजन पाया जाता है, यह केवल ए बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ब्लड डोनेट कर सकता है और इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। माय डियर, मैं आपको बता दूं, हम लोग ब्लड ग्रुप का पहचान कैसे करते हैं? तो एंटीजन से ही करते हैं, जिस पर जो एंटीजन मिल जाता है जिसके ब्लड ग्रुप के सतह, ब्लड के सतह पर, तो समझ लेते हैं हम लोग कि जो है ये उस ग्रुप का है। तो ए एंटीजन पाया जाता है मतलब एक ब्लड ग्रुप का है, बी पाया जाएगा मतलब बी का है, और जिस पर ए बी दोनों पाया जाएगा तो वह ए बी दोनों जो है हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। जिस पर कोई एंटीजन नहीं पाया जाएगा वह ओ ग्रुप का होगा, समझ रहे हैं ना, ये चीज़ें हैं। आगे मैं बढ़ता हूँ, 13 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए, ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन के डाइजेशन में सहायक एंजाइम कौन है? यानी बॉडी में प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? समझ लीजिए, एकदम अच्छे क्वेश्चन है। लाइपेज करता है, ठीक है, या फिर आपका पेप्सिन करता है, या फिर एमाइलेज करता है, या फिर इंसुलिन करता है? तो इंसुलिन तो पाचन जो है आपका करेगा नहीं, ठीक है, ये तो आपका पता है क्या चीज़ करता है, पेप्सिन इसका राइट आंसर होगा। ओके, आगे बढ़ता हूँ। 14 क्वेश्चन है यहाँ पे, ह्यूमन बॉडी में पाई जाने वाली जो सिलियरी बॉडी है यह किसमें सहायक होता है? सिलियरी बॉडी किसमें सहायक है? ऑप्शन, देखने की क्रिया में, सुनने की क्रिया में, श्वसन की क्रिया में, मूत्र निर्माण की क्रिया में। माय डियर, जो सिलियरी बॉडी है यह सहायक होता है देखने की क्रिया में। आपका जो आंख पलक झपकता है, मसल्स जो होता है वह देखने में यही सिलियरी बॉडी मदद करता है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, 15 क्वेश्चन है, एक हेल्दी फीमेल में कितने अंडाशय पाए जाते हैं? एक महिला है, नॉर्मल महिला, उसमें कितने ओवरी होंगे? कितने ओवरी होंगे? तो आपको पता होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 3, 4, 5। तो एक महिला जो बिल्कुल स्वस्थ है उसमें 2 जो है ओवरी होता है, जो आपके क्या होता है पता होगा, यूट्रस के साथ में दोनों तरफ जो है लगा होता है, ठीक है। ओवरी का बहुत बड़ा काम होता है महिलाओं में, ठीक है, हार्मोन वगैरह रिलीज करना।
समझ गए ना। आगे देखिए, ये हो गया प्रश्न, आगे बढ़ता हूँ। आगे 16 नंबर अच्छे प्रश्न है। निम्न में से अग्नाशय द्वारा सिक्रेशन होने वाला जो है हार्मोन जो है हमसे पूछ रहा है कि पैंक्रियाज से कौन सा हार्मोन इसमें रिलीज हो रहा है। पेप्सिन गलत, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स गलत। ये आपका कहाँ से होता है, किडनी के ऊपर जो आपका एड्रिनल ग्लैंड है वहाँ से यह एक स्टेरॉयड हार्मोन है, ठीक है ना। आगे मैं बढ़ता हूँ। इंसुलिन, ये बातें सही है, ये बातें सही है कि इंसुलिन जो है आपका पैंक्रियाज से जो है स्रावित होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। आगे माय डियर यहाँ पे प्रश्न है, देख लीजिए आप लोग। कहता है मंडे मॉर्निंग फीवर का अन्य नाम क्या है। मंडे मॉर्निंग फीवर का अन्य नाम क्या है। देखिए, मंडे मॉर्निंग फीवर का अन्य नाम जो पूछ रहा है, लेप्रोसी है, बाइसाइनोसिस है, बेगासिसिस है, ट्यूबरकुलोसिस है। देखिए मैं बता दूं, मंडे मॉर्निंग फीवर ये जो कहा जाता है यह बायोसाइनोसिस को कहा जाता है। अब बायोसाइनोसिस किससे होता है, तो जो कपास कॉटन का जो धूल होता है उस फैक्ट्री में जो काम कर देंगे कॉटन वाले में, और वहाँ से जो धूल निकलता है उससे जो समस्या होता है तो वह बायोसाइनोसिस होता है, और इसी को मंडे मॉर्निंग फीवर भी कहते हैं, ठीक है ना। आगे मैं बढ़ूँ, 18 नंबर का क्वेश्चन है। मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम का संबंध है, यानी मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम का संबंध किससे है। कुपोषण के रोकथाम से है, या टीकाकरण से है, या डॉट्स थेरेपी से है, या स्तनपान को प्रोत्साहन करने से है। देखिए, मिशन इंद्रधनुष लेटेस्ट प्रोग्राम है, ज़्यादा दिन का प्रोग्राम है नहीं, ठीक है ना। तो ये जो इंद्रधनुष कार्यक्रम है यह टीकाकरण से संबंधित है, समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे माय डियर यहाँ पे जो क्वेश्चन है 19 नंबर का क्वेश्चन है। निम्न में से एयर पोल्यूशन का कारण नहीं है, यानी कहने का मतलब है एयर पोल्यूशन का कारण नहीं है, यानी वायु प्रदूषण का कारण इनमें कौन नहीं है। वनों की अत्यधिक कटाई ये तो कारण है, वाहनों से निकला धुआं ये भी कारण है, कल कारखानों से निकला धुआं ये भी कारण है, लेकिन वृक्षारोपण के बढ़ावा देकर हम एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, जबकि ये एयर पोल्यूशन का कारण नहीं होता है। वृक्ष लगाएंगे तो एयर पोल्यूशन नहीं होगा, एयर पोल्यूशन कमेगा, तो ये अपना डी सही है, ठीक है। आगे मैं बढ़ूँ, 20 क्वेश्चन है। सीवरेज सिस्टम से आप क्या समझते हैं। सीवरेज जो सिस्टम होता है इससे क्या समझते हैं, तो देखिए, गंदा जल जिसमें ह्यूमन का मल भी मिले होते हैं, खेतों से निकला केमिकल युक्त पानी, मल जल को निस्तारण हेतु पाइपलाइन द्वारा निस्तारण स्तर तक ले जाना, वाटर प्यूरिफिकेशन हेतु उपयोग में लिए जाने वाले रसायन। देखिए, सीवरेज सिस्टम का मतलब होता है कि जैसे मल अगर कोई गंदगी या मल अगर निकल रहा है तो उसको डिस्पोज करने के लिए एक पाइप के द्वारा उसे उस जगह तक ले जाना जहाँ पे हमें उसे निस्तारण डिस्पोज करना है। तो देखते होइएगा, घर से में पाइप लगा होता है और वहाँ से गंदे जो है नाली के द्वारा निकल कर आगे जहाँ डिस्पोज होना होता है वहाँ पे जाके निकलता है, तो वही सीवरेज सिस्टम होता है, ठीक है। आगे मैं बढ़ूँ, 21 है। जननी सुरक्षा योजना प्रारंभ करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी जो JSY योजना है यह जो है प्रारंभ करने के पीछे का मुख्य वजह क्या है, उद्देश्य पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए, ये जो है HIV संक्रमण के प्रभावी तरीके से रोकथाम करना, संस्थागत प्रसर्व को बढ़ावा देना, मॉस्किटो का प्रभावी तरीके से नियंत्रण करना, किशोरियों में माल न्यूट्रिशन की रोकथाम करना। तो आप लोग जननी सुरक्षा योजना पढ़े होंगे, आपको पता है HIV से कोई लेना देना नहीं है, मच्छर से कोई लेना देना नहीं है, इसको माल न्यूट्रिशन से कोई लेना देना नहीं है। ये जननी सुरक्षा योजना जो है यह जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है, जो अस्पताल में डिलीवरी कराने के लिए प्रोत्साहित करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अस्पताल जाइए, मुफ्त में डिलीवरी होगा, ले आने तक जो है मुफ्त होता है, पैसे भी दिए जाते हैं, समझ गए। शहरों की महिलाओं की अलग रेट है, गाँव की महिलाओं के अलग रेट है, अगर अस्पताल में डिलीवरी कराया जाता है तो यही जननी सुरक्षा योजना होता है, ओके। 22 है। निम्न में से श्रवण दृश्य उपकरण ऑडियो विजुअल एड्स क्या है, उदाहरण पूछ रहा है। देखिए, ऑडियो मतलब सुनने वाला, विजुअल मतलब देखने वाला, और दोनों एक साथ अगर आ रहा है जिसमें ऑडियो भी हो, विजुअल देखने वाला भी हो, तो वैसे संसाधन को हम लोग ऑडियो विजुअल एड्स कहते हैं, उपकरण कहते हैं। जैसे आपका हो गया जैसे आपका LED हो गया, देख भी सकते हैं, आवाज़ भी उसमें देता है, समझ गए। आपका लैपटॉप हो गया, वैसे संसाधन जहाँ से आवाज़ भी निकले, देख भी सके, वह ऑडियो विजुअल एड दोनों हो जाता है। अगर सिर्फ वो जो है
ऑडियो ऐड होगा, मतलब स्पीकर वगैरह, रेडियो वगैरह जिसमें सिर्फ सुन सकते हैं। सिर्फ अगर विजुअल ऐड होगा तो सिर्फ उसमें देख ही सकते हैं। अगर दोनों एक साथ आ जाए तो दोनों काम होगा। टेप रिकॉर्डर ऑडियो है, पोस्टर यह विजुअल है, टेलीविज़न यह आपका दोनों है, ऑडियो वीडियो दोनों आता है, रेडियो तो सिर्फ ऑडियो है। समझ रहे हैं? आगे बढ़ता हूँ। 23 है, देश की अनुमानित क्रूड डेथ रेट क्या है? ठीक है ना, हमसे ये पूछ रहा है क्रूड डेथ रेट क्या है। देखिए, देश का अनुमानित जो क्रूड डेथ रेट है, जिसे हम लोग सकल मृत्यु दर कहते हैं, इंडिया में 19.5, 7.3, 47.4, 1.5। तो आप लोग देखिएगा 2024 के आंकड़ा के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग, अभी भारत का जो देश का सकल मृत्यु दर है वह 7.3 है। ठीक है, याद रखिएगा। 24 है, वर्ल्ड नो टबैको डे कब मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड नो टबैको डे, ठीक है ना, कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, समझ गए, एक अलग तरीके का। देखिए, 5 अप्रैल, 24 मार्च, 29 मार्च, 31 मई, तो वर्ल्ड नो टबैको डे 31 मई को मनाया जाता है। आगे है 25 है, ESI स्कीम का पूरा नाम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जननी सुरक्षा योजना, वंदे मातरम। अब ये चीज़ें आपको इंग्लिश में भी दिया जा सकता है, ESIC का जो फुल फॉर्म है वो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए, ये जो है इसका पूरा नाम कर्मचारी राज्य बीमा योजना, समझ गए, कर्मचारी एम्प्लॉय, ठीक है ना, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम जो है ESI का पूरा नाम है। आगे है 26, नवजात में इनिशियली असेसमेंट हेतु किस मेथड का यूज करते हैं? यानी बच्चा जन्म लिया तो प्रारंभिक आकलन में इनिशियल असेसमेंट हेतु हम किस विधि का उपयोग करते हैं? सबसे प्रारंभ में किसका उपयोग? अपगार स्कोरिंग सिस्टम का, रूल्स ऑफ 9 का, ग्लास्को कॉमा स्केल का, और असेसमेंट ऑफ मोरो रिफ्लेक्स। देखिए, मोरो रिफ्लेक्स यह एक प्रतिवर्त है जो कि बच्चा में 3 महीने में देखने को मिलता है। अपगार स्कोर यह राइट आंसर होगा इसका। बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से जो है आपके तुरंत बाद जो है अपगार स्कोर से हम उसका सारे सिचुएशन को परखते हैं। रूल्स ऑफ 9 जले हुए मरीज के लिए है, ठीक है, जलने वाले के लिए है, घाव को जो है तय करने के लिए कि कौन कितना % जला है। ग्लास्को कॉमा स्केल यह आपको जो है अनकॉन्शियस लेवल को जो है क्या करता है, मापता है कि कौन कितना जो है कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है। ठीक है, आगे मैं बढ़ूँ यहाँ पे, निम्न में से अपगार स्कोर सिस्टम में एक्सेस किया जाने वाला लक्षण नहीं है। यानी अपगार स्कोर में कौन जो है एक्सेस नहीं किया जाता है? आई ओपनिंग, रिस्पायरेशन रेट, पेटेंसी ऑफ एयर वे, बोथ ए और सी। देखिए, तो नहीं है हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना, नहीं है, समझ लीजिए। तो आप लोग पढ़े होंगे, तो अपगार स्कोर में 5 चीज़ों को एक्शन किया जाता है। स्किन कलर, समझ गए, रिस्पायरेशन रेट किया जाता है, पल्स रेट किया जाता है, ठीक है ना, उसके बाद जो है आपका मसल्स के तान्यता जो होता है उसको जो है किया जाता है। इसी प्रकार से कुल 5 चीज़ों को एसेस किया जाता है। आँख के ओपनिंग नहीं किया जाता है, पेटेंसी ऑफ एयर वे को नहीं किया जाता है, समझ गए। तो इसलिए ऑप्शन इसमें सिर्फ पूछ क्या रहा है, लक्षण नहीं है। तो ए और सी दोनों लक्षण नहीं है, ए जबकि होता है अपगार में, ठीक है ना। आगे मैं बढ़ूँ तो 28 है, निम्न में से कौन से खाद्य पदार्थ से विटामिन ई की सबसे अधिक मात्रा मिलती है? विटामिन ई की, देखिए, ए न्यूट्रिशन से क्वेश्चन है, ठीक है ना, ए न्यूट्रिशन से क्वेश्चन है। निम्न में सबसे ज़्यादा विटामिन ई किस में मिलेगा? मीट में, सनफ्लावर ऑयल में, वेजिटेबल में, फ्रूट में। देखिए, जो आपका सनफ्लावर सूरजमुखी का तेल होता है उसमें आपका जो है सबसे ज़्यादा मिलने का संभावना होगा विटामिन ई का, ठीक है। 29 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा टीका पोलियो की रोकथाम हेतु लगाया जाता है? पोलियो के रोकथाम हेतु IPV, OPV दोनों लगाया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ओके, आगे मैं बढ़ता हूँ। 30 क्वेश्चन है, बच्चे के पूरा कम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब शुरू करते हैं? कम्प्लीमेंट्री फीडिंग पूरक आहार का मतलब होता है कि एक आहार चल रहा है उसके साथ कुछ और आहार जो है शामिल करना, यही कम्प्लीमेंट्री होता है। तो बच्चे को पूरक आहार कब देना शुरू करते हैं? पैदा होते ही गलत, 6 माह के उम्र पर, 1 वर्ष के उम्र पर, 2 वर्ष के उम्र पर। देखिए, बच्चा जब 6 महीने का हो जाता है, 6 महीने तक उसे कोई एक्स्ट्रा भोजन या कुछ भी नहीं देना चाहिए। लेकिन जब 6 महीने के बच्चा हो जाए तो चूँकि उसका शरीर का वृद्धि विकास तेज़ी से होता है, इसलिए उसका बॉडी का एनर्जी लेवल डिमांड बढ़ जाता है।
इसलिए माँ का जो दूध होता है पर्याप्त जो है 6 महीने से अब जो है पर्याप्त नहीं हो पाता है बॉडी के लिए। इसलिए माँ के दूध के साथ में ऊपरी थोड़ी सी कुछ और अन्य आहार देना चाहिए जिससे आवश्यक पूर्ति हो सके बच्चे को। तो ये 6 महीने की उम्र पर कम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू करना चाहिए। समझ गए। 31 है, निम्न वैक्सीन में से किलेड बैक्टीरियल वैक्सीन कौन सी है? देखिए बीसीजी किलेड नहीं है, हेपेटाइटिस बी किलेड नहीं है, आईपीवी किलेड नहीं है, तो किलेड कौन सा है? डीपीटी वैक्सीन। ठीक है, याद रखिएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ, 32 नंबर है, एक फीमेल में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक का विकास कब होता है? कह रहा है एक फीमेल है, ठीक है, उसमें द्वितीयक लैंगिक लक्षण, एक तो लैंगिक लक्षण दिख जाता है जब जन्म लेता है बच्चा कि मेल है कि फीमेल है, उसी समय दिख जाता है। दूसरा जो शुरू होता है, कब शुरू होता है उसमें सीधा कहिए कि यौना आरंभ कब शुरू होता है? ठीक है, प्यूबर्टी, मेनार्की, मेनोपॉज और प्रिकोशियस प्यूबर्टी। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर जो होगा प्यूबर्टी। जैसे ही यौना आरंभ शुरू होता है तो द्वितीयक सेकेंडरी सेक्सुअल जो सिम्टम्स होता है दिखने लगता है, जैसे स्तन में उभार आना, ठीक है, जननांगों में जो है परिवर्तन आना, इन सब चीज़ों में सेकेंडरी सेक्सुअल यही होता है दिखना। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन है, योनि से रक्तस्राव मासिक चक्र के किस फेज में होता है? माय डियर, मासिक चक्र योनि से रक्तस्राव मासिक चक्र के किस फेज में होता है? तो आपको पता है कि जैसे ही मेंसेस शुरू होता है तो आपको पता है कि वहाँ पे ब्लीडिंग होता है, 3 से 5 दिनों तक चलता है चीज़ें। ठीक है, तो प्रोलिफरेटिव फेज, सेक्रेटरी फेज, ऋतुस्रावी फेज और इंडोमेट्रियम। तो ये जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, ऋतुस्रावी जो फेज होता है, यहीं पे तो जो है ब्लीडिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आगे मैं बढ़ता हूँ, 34 नंबर है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेन होना क्या कहलाता है? जब सेक्सुअल इंटरकोर्स एक मेल और फीमेल संबंध बना रहा हो और उस समय अगर पेन होता है तो उसे क्या हम लोग बोलेंगे? देख लीजिए, वैजिनिमिस और डिस्पेरियूनिया, प्रियाप्रिज्म और क्रिप्टोमेनेरिया। तो राइट आंसर क्या होगा? डिस्पेरियूनिया। डिस्पेरियूनिया जो होगा यह सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान होने वाले पेन को कहते हैं। 35 है, कॉपर टी 380 एक उदाहरण है। सबसे पहले समझिए कॉपर टी 380 क्यों कहा जाता है? कॉपर होता है जो तांबा का बना होता है, टी मतलब होता है टी शेप में होता है यह इक्विपमेंट, और 380 एरिया को दर्शाता है। समझ रहे हैं? चलिए इसके नाम को समझ गए। तो कॉपर टी 380 एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? हार्मोनल अंतर्गर्भाशयी साधन का। क्या ये हार्मोन वाला होता है? कॉपर युक्त अंतर्गर्भाशयी साधन का, पारे युक्त अंतर्गर्भाशयी साधन का, अस्थायी गर्भ निरोधक अंतर्गर्भाशयी साधन। अंतर्गर्भाशयी साधन का मतलब होता है इंट्रायूटेरिन डिवाइस। समझ रहे हैं ना? तो कॉपर टी जो होता है यह कॉपर युक्त इंट्रायूटेरिन डिवाइस होता है, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये आपका बी सही है। आगे 36 है, नॉर्मल सीमेन में स्पर्म की प्रति मिली कंसंट्रेशन कितना होता है? मतलब एक पुरुष है, पुरुष का जो नॉर्मल सीमेन होता है, ठीक है, सीमेन जो होता है उस सीमेन में जो स्पर्म काउंट जो होता है वह कितनी प्रति मिली होनी चाहिए उसकी सांद्रता, यानी पर मिली कितने जो है आपके स्पर्म होनी चाहिए। जो क्या होता है अगर किसी का अगर स्पर्म काउंट कमता है तो जो है बच्चे को जन्म देने, बच्चे के लिए जो है बच्चे पैदा करने का जो क्षमता है कम होता है। ठीक है, तो जो सांद्रता होनी चाहिए पर ml कम से कम जो है आपको मैं बता दूं, राइट आंसर 10 ml प्रति ml, 20 मिलियन प्रति मिलियन, 20 मिलियन प्रति ml, 40 मिलियन प्रति ml, 60 मिलियन प्रति ml। ठीक है, यह संख्या को दर्शाता है, स्पर्म संख्या में होता है और ये जो सीमेन होता है ml में होता है। तो पर ml कम से कम 20 मिलियन या इससे अधिक अगर शुक्राणु का संख्या है तो बच्चे आराम से जो है पैदा कर सकता है कोई भी मेल। समझ गए? चलिए आगे बढ़ता हूँ। 37 है, टीनेज गर्भावस्था से क्या मतलब होता है? टीनेज गर्भावस्था से समझ रहे हैं? तो टीनेज गर्भावस्था कहने का मतलब है एक महिला का 15 वर्ष या इससे पहले प्रेग्नेंट होना,
एक महिला का 17 वर्ष या इससे पहले प्रेग्नेंट होना, एक महिला का 19 वर्ष या इससे पहले प्रेग्नेंट होना, एक महिला का 21 वर्ष या इससे पहले प्रेग्नेंट होना। माय डियर, इसका राइट आंसर यहाँ पे 19 वर्ष या इससे पहले प्रेग्नेंट होना टीनेज प्रेगनेंसी को दर्शाता है। अगर 19 के जगह पर 18 दे देता तो हम इसी को सही मानेंगे। ठीक है, चलिए आगे है 38 नंबर का क्वेश्चन है कि माला एन के एक पैकेट में कुल कितने पिल्स यानी गोलियां होती है। तो माला एन के एक पैकेट में 28, 30, 7 या फिर 60 कितने होते हैं। तो माला एन के एक पैकेट में कुल मिला के 28 जो है पिल्स होते हैं, जिसमें आपका गर्भ निरोधक भी होता है और आयरन की गोलियां भी होती है। समझ गए। आगे मैं बढ़ता हूँ, 39 नंबर है, निम्न में से कौन सी स्ट्रक्चर अन्य की तुलना में सबसे अंत में बनती है। सबसे अंत में कौन सा स्ट्रक्चर जो है बनता है। जाइगोट, ब्लास्टोमेयर, मोरुला एंड ब्लास्टोसिस्ट। माय डियर, सबसे लास्ट में बनने वाला जो स्ट्रक्चर होता है वह आपका ब्लास्टोसाइट्स होता है। ठीक है, जबकि ये सब पहले बनता है। आगे मैं बढ़ूँ, 14 नंबर का क्वेश्चन है, देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आपको बहुत जगह नहीं मिलेगा। तो जाइगोट से ब्लास्टोमेयर का निर्माण लगभग कितने समय बाद होता है। देखिए, जाइगोट से ब्लास्टोमेयर का निर्माण लगभग कितने समय बाद होता है। समझ गए, कितने समय बाद, समझ रहे हैं। देख लीजिए, 6 घंटे, 40 से 50 घंटे, 30 घंटे, 96 घंटे। यानी जाइगोट से अगर ब्लास्टोमेयर का निर्माण होना है तो लगभग यह 40 से 50 घंटे बाद होता है। समझ रहे हैं। आगे है, प्रेगनेंसी के फुल टर्म पर अर्थात 40 सप्ताह की अवधि पर एमनियोटिक द्रव की मात्रा कितनी होती है। देखिए, एमनियोटिक फ्लूइड की सबसे अधिक जो मात्रा होती है वह 34 से 36 सप्ताह के बीच में आपका होता है। सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड 34 से 36 सप्ताह के आसपास होता है। समझ गए। लेकिन हमसे पूछ रहा है 40 सप्ताह यानी पूर्ण पीरियड होने पर, पूर्ण अवधि कंप्लीट होने पर। समझ रहे हैं। तो 1100 से 200 ml, 300 से 400 ml, 1400 से 1500 ml, 600 से 800 ml। माय डियर, 40 सप्ताह की अवधि पूर्ण होने पर यह 600 से 800 ml होता है। समझ गए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग नहीं है। यानी एंटी मतलब विरुद्ध, हाइपरटेंसिव मतलब जो उच्च रक्तचाप के लिए हो। तो उच्च रक्तचाप विरोधी दवा नहीं है, कौन सा, हमसे ये पूछ रहा है। समझ गए। तो देखिए, लेबेटालोल, मेथिलडोपा, निफेडिफिन, ये सब एंटी हाइपरटेंसिव जो है ड्रग नहीं है। समझ गए। लेकिन एक बात समझिएगा, एंटी हाइपर ड्रग जो है नहीं है, ये सब एंटी हाइपर ड्रग है जो हाइपरटेंशन के विरुद्ध काम करता है। ये तीनों ड्रग जो है लेकिन नहीं है पूछ रहा है। तो फिनोटोइन जो है यह आपका एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग नहीं है। फिनोटिन आपका जो है यह मिर्गी वगैरह जो आता है ना, एंटीलेप्सी, उन सब में जो है ये दिया जाता है। समझ लीजिए। 43 नंबर का क्वेश्चन है माय डियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 43, प्रेगनेंसी के चेतावनी चिन्हों में शामिल नहीं है। यानी प्रेगनेंसी के चेतावनी चिन्हों में शामिल नहीं है हाइपरटेंशन, चेहरे एवं हाथ पैरों में स्वेलिंग आना, दौरे आना, एमसी का अचानक बंद होना। तो प्रेगनेंसी के चेतावनी चिन्हों में शामिल नहीं है। चेतावनी चिन्हों मतलब जहाँ पे आपको चेताता हो कि ये खतरा हो सकता है, ठीक है ना। तो वैसा चिन्ह में शामिल कौन नहीं है। देखिए, प्रेगनेंसी के चेतावनी चिन्ह में ये शामिल नहीं है, क्योंकि जैसे ही प्रेगनेंसी आपको एकदम कन्फर्म होता है तो एमसी जो है आपका बंद हो जाता है। समझ गए, एमसी बंद हो जाएगा, यानी मासिक स्राव आना बंद हो जाता है जैसे ही प्रेग्नेंट कोई महिला होती है तो। लेकिन अगर किसी महिला प्रेग्नेंट है, उसको हाइपरटेंशन है, ये उसके लिए चेतावनी भरा है। चेहरे पर हाथ पैरों पर स्वेलिंग आ रहा है, ये भी चेतावनी भरा है। दौरे पड़ रहा है प्रेगनेंसी में, ये भी चेतावनी वाला है, क्योंकि ये सब क्रिटिकल सिचुएशन पैदा कर सकता है। लेकिन एमसी का बंद हो जाना ये तो नॉर्मल है, सिम्टम्स है एक प्रकार का। 44 है, प्रेगनेंसी के दौरान पाए जाने वाले लक्षणों में से निम्न में से कौन सा लक्षण विशेष तौर पर सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान पाया जाता है। समझ गए, यानी द्वितीय तिमाही में पाया जाता है। समझ लीजिए बात को, ठीक है।
क्विकनिंग, लाइटनिंग, एमनोरिया, एमसी का पाया जाना। ठीक है, एमनोरिया मतलब होता है मासिक स्राव का ना आना, एमसी का पाया जाना मतलब मासिक स्राव होना। तो ये दोनों तो होगा नहीं, समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद है क्विकनिंग। क्विकनिंग अपना जो होता है यह द्वितीय ट्राइमेस्टर में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए, जहाँ पे बच्चे का हलचल पता चलता है। 45 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आपरा, जिसे हम लोग इंग्लिश में प्लेसेंटा कहते हैं, इसके बारे में कथ्य सतन क्या है। अब जो आपरा के बारे में जानते होंगे वही कथ्य सतन जो है निष्कर्ष इसका बता पाएंगे। यह स्ट्रक्चर प्रेगनेंसी के दौरान डिसअपियर होता है, गलत है। यह आपरा जो है प्रेगनेंसी के दौरान ही तो अपियर होता है, यहाँ पे डिसअपियर कह रहा है तो गलत हो जाएगा। उसमें निषेचन के बाद पुनः युग्मनज के इम्प्लांटेशन की क्रिया संपन्न होती है। प्लेसेंटा में कभी भी निषेचन होगा नहीं होगा, तो ये गलत होगा। ठीक है, यह वह स्ट्रक्चर है जो कि गर्भावस्था के दौरान माता एवं उसके अंदर पल रहे फीटस के बीच पोषक पदार्थ, गैस, उत्सर्जी पदार्थ आदि का आदान प्रदान करता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, यह गर्भवती महिला का इंडोमेट्रियम होता है, गलत है। देखिए, ये जो प्लेसेंटा होता है जैसे ये यूट्रस है, यूट्रस के दीवार के साथ जो है निर्माण होता है प्रेगनेंसी के दौरान, और इसी से जो है बच्चा का नाभि नाल लगा होता है, जिससे बच्चा को संपूर्ण आहार पोषण जो है मिलता है। ठीक है, आगे मैं बढ़ूँ। 46 है, निम्न में से कौन सा लक्षण डेंगू बीमारी का नहीं है। डेंगू बीमारी का लक्षण नहीं हमसे ये पूछ रहा है। तेज बुखार, हल्का बुखार, आंखों में दर्द, जोरों में दर्द। देखिए, डेंगू बुखार होता है तो तेजी के साथ बुखार आता है, आंखों में, जोरों में इन सब में दर्द होता है। हल्का बुखार इसका लक्षण नहीं होता है। ठीक है, 47 नंबर है, RMNCH+A कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए RMCH रिप्रोडक्टिव मैटरनल, ठीक है, न्यूबॉर्न चाइल्ड हेल्थ, ठीक है, एंड एडोलेसेंट, ये इसका पूरा फुल फॉर्म होता है, समझ गए। और ये शुरुआत 2011, 13, 15, 17, 2013 में इसकी शुरुआत की गई थी, समझ रहे हैं। 48 है, निम्न में से पेल्विक ब्रिम पर पाए जाने वाला बोनी लैंडमार्क नहीं है। पेल्विक ब्रिम जो हमारा पेल्विक छत जो है, एक प्रकार से कह सकते हैं पेल्विक का एरिया है, उस पर बोनी लैंडमार्क नहीं पाया जाने वाला इनमें कौन है। प्यूबिक क्रेस्ट, ठीक है, पेक्टिनियल लाइन, ठीक है, इलियोप्यूबिक उभार और स्टर्नम। तो ध्यान आपको देना है यहाँ पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 48 नंबर का राइट आंसर जो होगा वो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा, स्टर्नम। स्टर्नम जो बोन होता है ये छाती का बोन कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो पेल्विस का बात यहाँ पे होगा ही नहीं। तो पेल्विस में प्यूबिक क्रेस्ट, पेक्टोनियल लाइन, इलियोप्यूबिक उभार, ये सब आपके अटैच है किससे, पेल्विस से, लेकिन स्टर्नम आपके छाती में होता है। 49 है, निम्न में से असमान प्रसर्व के लक्षण में शामिल है। एक होता है सामान्य और एक होता है असामान्य। सामान्य होगा मतलब सब चीज़ ठीक है, असमान होगा मतलब एबनॉर्मल होगा, तो वह कुछ न कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो कह रहा है प्रसर्व मतलब डिलीवरी, ठीक है ना, डिलीवरी। तो अब असमान यानी एबनॉर्मल डिलीवरी के लक्षण में क्या शामिल होगा, यानी एक गड़बड़ डिलीवरी होगा तो वहाँ पे क्या लक्षण दिखेगा, खुद सोचिए। देखिए मैं बता ही देता हूँ, समझ रहे हैं। देखिए, इसकी शुरुआत स्वतः ही होती है। फीटस की गर्भ प्रस्तुति ब्रीच अथवा सोल्जर हो सकती है। प्रसर्व से संबंधित जटिलताएं अनुपस्थित होती है। इसे यूटोसिया के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, यूटोसिया को हम लोग नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं, यानी समान प्रसर्व कहते हैं, तो ये तो होगा नहीं। प्रसर्व से संबंधित जटिलता अनुपस्थित होता है, गलत। जब असमान प्रसर्व होगा तब तो जटिलता होगा ही, तो यहाँ पे अनुपस्थित कह रहा है, तो ये भी गलत है। ठीक है, इसकी शुरुआत स्वतः हो जाती है। नॉर्मल एबनॉर्मल डिलीवरी का शुरुआत जो है स्वतः हो जाता है, तो ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। असमान प्रसर्व के लक्षण में ये होगा कि बच्चा का पहले जो सिर दिखना चाहिए उसमें उसके ब्रीच प्रस्तुति हो सकता है, यानी उसके नितंब वाला भाग आ सकता है पहले, या पहले सोल्जर दिख सकता है। ठीक है, तो ये गड़बड़ है, ये साइन गलत है। ठीक है, चलिए 50 है और आज के वीडियो का आखिरी है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSM के अंतर्गत किस प्रकार की सर्विस का इम्प्लीमेशन यानी क्रियान्वय होता है। माय डियर, आज का 50 लास्ट क्वेश्चन है, हमसे पूछ रहा है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत किस प्रकार के सर्विस का काम किया जाता है।
ठीक है, ये पूछ रहा है। एंटीनेंटल केयर, इम्यूनाइजेशन सर्विस, फैमिली प्लानिंग, इन्वायरमेंटल सैनिटाइजेशन। तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान यानी माता को सुरक्षित करने का अभियान है, तो यह एंटीनेंटल केयर होता है। प्रसव से पहले जो गर्भ अवस्था के दौरान जो देखभाल होता है वही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही होगा। तो इस प्रकार से आज हम लोग 50 क्वेश्चन देख लिए। यह फर्स्ट वीडियो समाप्त होता है। प्रतिदिन शाम में 6 बजे डलेगा। आप सभी जो भी स्टाफ नर्स की तैयारी करने वाले हैं, जो भी CHO को तैयारी करने वाले हैं बिहार से, आप इसे देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।